लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे डायपोल पर लगने वाला टॉर्क निकाले थे। अगर कोई डायपोल एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे स्थित हो तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क आया था टाउ बराबर आया था PE sin थीटा। तो आज का जो लेक्चर है हम लोग उसमें पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक जानकारी। तो शुरुआत करेंगे हम लोग एरिया से। अगर आपसे कोई पूछे एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एरिया एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो देखिए एरिया एक सदिश राशि है। एरिया क्या है? एक सदिश राशि। एरिया मतलब क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा होता है। इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होगा? दिशा होगा। जैसे पिछले क्लास में हम लोग एरिया का जो फार्मूला पढ़े थे, कुछ एग्जाम्पल जैसे कोई आयत होता था तो आयत का जो एरिया होता था उसका जो परिमाण होता था वो होता था लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग होता था तो वर्ग का जो फार्मूला था एरिया का, वर्ग के लिए जो एरिया का फार्मूला था वो भुजा का स्क्वायर था। ऐसे सर्कल था, तो सर्कल का अगर त्रिज्या r है तो उसका जो एरिया का फार्मूला था पाई r स्क्वायर था। तो मतलब ये सब फार्मूला जो भी हम पढ़े थे तो ये एरिया के परिमाण को बताता था। आज हम लोग एरिया के परिमाण के साथ साथ एरिया के दिशा की बात करेंगे। तो एरिया का जो दिशा होता है वो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए बात किया जाए एरिया का, मतलब एरिया का जो परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा। तो दिशा की बात किया जाए मतलब हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल एरिया की बात करेंगे। तो यह सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? सदिश राशि। यह सदिश राशि है। तो वही सदिश राशि है, इसमें क्या होगा? परिमाण होगा और क्या होगा? दिशा होगा। देखिए परिमाण तो ज़्यादातर फार्मूले आपको मालूम है और आवश्यकता के अनुसार हम लोग फार्मूले को पढ़ते चलेंगे एरिया का। यहाँ पे बात किया जाए दिशा की, बात अगर किया जाए एरिया का दिशा कैसे जान पाएंगे कि दिशा किधर होता है, तो हम लोग बात करेंगे दिशा की। तो देखिए जो आपका सरफेस है, कोई भी सरफेस है जो उसका एरिया होगा उसका दिशा वो डिपेंड करेगा कि वो क्लोज सरफेस है कि ओपन, मतलब खुला पृष्ठ है या बंद पृष्ठ है। अब देखिए खुला पृष्ठ क्या होता है, बंद पृष्ठ क्या होता है। जैसे अगर बात किया जाए एक सर्कल की बात किया जाए, वृत्त की बात किया जाए, ये आपका ये क्या है? खुला पृष्ठ है। या मान लीजिए एक आयत की बात किया जाए, या आपका ये जो बोर्ड है, ये जो आपका वाइट बोर्ड है, ये क्या है? खुला पृष्ठ है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक गोले की, गोला मतलब जैसे फुटबॉल की बात करें, अगर हम लोग फुटबॉल की बात करें तो वो क्या है? बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। या एक घन की बात करें या कमरे की बात करें तो ये सब कैसे पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। तो मतलब आपका जो पृष्ठ होगा वो दो टाइप का होगा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वो आपका एक होगा खुला और एक होगा बंद। तो मतलब कि अगर खुला पृष्ठ होगा, कैसा पृष्ठ होगा? खुला पृष्ठ। तो हम लोग पहले ओपन सरफेस की बात करेंगे। ओपन सरफेस की बात करेंगे। खुला पृष्ठ की बात करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसका जो दिशा होगा इस पर खींचे गए अभिलंब के दिशा में होगा। जैसे मान लीजिए खुला पृष्ठ है, वृत्त है ऐसे, तो इस पर अगर हम लोग अभिलंब खींचेंगे चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ऊपर की ओर खींचो। इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर उसका जो डायरेक्शन होगा इस पर खींचे गए अभिलंब के दिशा में होगा। वो अभिलंब चाहे आप ऊपर की ओर खींचो और चाहे आप नीचे की ओर खींचो, मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि ऊपर की ओर खींचो या नीचे की ओर खींचो। आप ध्यान देना कि न्यूमेरिकल में या किसी थ्योरी में जब भी आप लोग एरिया का दिशा मानेंगे ओपन सरफेस के लिए, अगर आप एक बार दिशा ऊपर पॉजिटिव मान लिए हैं, मतलब ऊपर दिशा क्या मान लिए हैं? पॉजिटिव आप मान लिए हैं, तो पूरे सवाल के लिए आप ऊपर का ही दिशा मानिएगा
और जब तक सवाल ख़त्म ना हो जाए, मतलब तब तक आप लोग दिशा क्या करिएगा, ऊपर ही मान के रखिएगा। हाँ, अगले सवाल में आप लोग दिशा नीचे मान लो, तो पूरे सवाल में क्या करिए, दिशा को आप लोग नीचे मान के रखिए। तो आप ध्यान देना कि चाहे दिशा आप ऊपर मानो, चाहे दिशा आप इसके तल के लंबवत नीचे मानो, मतलब ये जो सतह है या तल है जो या पृष्ठ है उसके लंबवत ऊपर की ओर खींचो या नीचे की ओर खींचोगे तो वो क्या बताएगा, क्षेत्रफल का दिशा बताएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर या नीचे की ओर। देखिए ये सब बातें जो आपको बताई जा रही हैं, ये सब बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिससे कि आगे का जो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ में आए। तो अगर आपका ओपन सरफेस होगा तो उसके जो एरिया वेक्टर का दिशा होगा वो उसके सतह के लंबवत होगा, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए भाई, लेकिन अगर आपका क्लोज सरफेस होगा, क्लोज, अगर आपका बंद सतह होगा, जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, तो हमेशा बंद सतह के एरिया वेक्टर का जो दिशा होगा वो सतह के लंबवत होगा, लेकिन हमेशा बाहर की ओर, हमेशा बाहर की ओर। जैसे बात किया जाए एक घन का एग्जाम्पल ले लिया जाए, घन का एक घन का एग्जाम्पल ले लिया जाए। ये हो गया घन, इसमें 6 फलक हैं, 6 फलक हैं, और 6 फलक के जो एरिया का दिशा होगा वो अलग है, सबका दिशा समान नहीं है। जैसे मान लिया जाए ये जो ऊपर का सतह है, इसके एरिया का दिशा जब भी दर्शाना होगा, बताना होगा, तो हम लोग इसका जो दिशा मानेंगे हमेशा बाहर की ओर, इसके लंबवत बाहर की ओर ये होगा। एन कैप मतलब एकांश दिशा मान ले रहे हैं, और इसका इसके लंबवत इधर होगा, ऐसे इसका इसके लंबवत होगा इधर, इसका इसके लंबवत होगा। ऐसे मान लीजिए जो सामने वाला है इसके लंबवत इधर होगा बाहर की ओर, ऐसे पीछे वाले का इसके लंबवत होगा पीछे की ओर। तो मतलब हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, चाहे मतलब चाहे नहीं बाहर की ओर होगा, हमेशा बाहर की ओर। अगर आपका क्लोज सरफेस है, ओपन है तो चाहे ऊपर मानो चाहे नीचे मानो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो दिशा अगर हमें निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, अगर वो ओपन है तो चाहे ऊपर मान लेंगे चाहे नीचे मान लेंगे सतह के लंबवत, लेकिन अगर आपका वो बंद है तो हमेशा क्या करेंगे, सतह के लंबवत बाहर की ओर मानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई गोला होता है, ये गोला जैसे फुटबॉल के जैसा मान लो ये गोला है, तो मतलब कि जैसे अगर हम छोटा सा यहाँ पर कोई छोटा सा एक एरिया ले लें, छोटा सा एरिया, बहुत छोटा सा, हमें इस एरिया का दिशा बताना है, इस एरिया का क्या बताना है, दिशा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इस पर लंब खींचेंगे बाहर की ओर, एक इस पर लंब खींचेंगे बाहर की ओर। तो गोले के सतह पर लंब खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बताया भी गया है पिछले क्लास में कि सेंटर से कोई भी रेखा अगर सतह पर खींची जाए, सेंटर से, गोले के केंद्र से कोई भी रेखा सतह पर खींची जाए तो वो क्या होती है, अभिलंब होती है। तो ये हो जाएगा दिशा बाहर की ओर। ऐसे मान लो यहाँ पर अगर हम लोग क्या खींचें, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया मान लें, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका दिशा जानना चाहते हैं, मतलब इस छोटे से एरिया का जो दिशा होगा वो किधर होगा, तो इस पर जब अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब के दिशा में होगा, इधर होगा बाहर की ओर। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर बंद सतह होगा उसके एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा। अगर ओपन होगा तो चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो। ठीक, और देखो भाई आगे बात किया जाए तो आगे का जो टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स,
देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग विद्युत बल रेखा के बारे में पढ़े हुए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग विद्युत बल रेखा के बारे में पढ़े हुए हैं और विद्युत बल रेखा के गुण वो भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जो विद्युत फ्लक्स है ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप देगा। मतलब किसी सतह से पास होने वाले, कोई आपका एरिया है उससे पास होने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप देगा। मतलब कि उसमें से जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसकी संख्या की माप। मतलब कोई आपको क्या करना है, कल्पना करना है विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ की, और उस काल्पनिक पृष्ठ से जो गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उसकी माप देगा। मतलब कि विद्युत बल रेखाएं कौन से सतह से ज़्यादा गुजर रही हैं, कौन से सतह से कम गुजर रही हैं। अगर हमें ये ज्ञात करना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स। ठीक है। मतलब कोई भी अगर आपसे पूछे, दो सतह आपको दे दें, ठीक है, और आपसे पूछे कि कहाँ से ज़्यादा बल रेखाएँ गुजरेंगी, कहाँ से कम बल रेखाएँ गुजरेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों सतह से बद्ध फ्लक्स निकालेंगे। तो जहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा बल रेखाएँ गुजरेंगी, और जहाँ पर विद्युत फ्लक्स का वैल्यू कम आएगा वहाँ से कम विद्युत बल रेखाएँ पास होंगी। ठीक। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो विद्युत फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया, विद्युत फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया भाई। तो चलिए विद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन जानते हैं। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे मान लिया जाए ये कोई समतल पृष्ठ है, ये कोई समतल पृष्ठ, और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ये जो समतल पृष्ठ है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। देखिए ये एक समतल पृष्ठ है। देखिए समतल पृष्ठ में क्या, मतलब समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में क्या अंतर होता है। अगर हम समतल पृष्ठ के किसी भी पॉइंट पर अभिलंब खींचेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये बोर्ड है, ये बोर्ड कैसा है, समतल है। अगर हम कहीं भी अभिलंब खींचें, यहाँ पर अभिलंब खींचें तो इस अभिलंब का जो दिशा होगा, यहाँ पर अभिलंब खींचें तो इस अभिलंब का जो दिशा होगा समान होगा। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर हम अभिलंब खींचें तो सभी अभिलंब का दिशा अगर क्या है, समान है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतल पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब होगा उसका जो दिशा होगा वो क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। तो बताओ भाई ये आपका कैसा पृष्ठ है, समतल। तो एक समतल पृष्ठ की हमने क्या किया, कल्पना किया। कहाँ, एक समान विद्युत क्षेत्र में, कुछ इस टाइप। अगर हम समतल पृष्ठ पर अभिलंब खींचें, हमने ऊपर की ओर क्या मान लिया, इसके एरिया का दिशा हमने क्या मान लिया, समतल पृष्ठ के जो एरिया का दिशा है, एरिया वेक्टर का जो दिशा है हमने ऊपर की ओर मान लिया, सतह के लंबवत। तो ये हमने क्या खींच लिया, सतह के लंबवत एक अभिलंब खींच लिया। ये क्या है, एरिया वेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है। ये डॉटेड लाइन एरिया वेक्टर की दिशा को बता रहा है। और ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, आपको पहले भी बताया जा चुका है। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे दिखाते हैं, समांतर विद्युत बल रेखाओं के द्वारा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने कल्पना किया एक समतल पृष्ठ का, और समतल पृष्ठ का जो दिशा, मतलब समतल पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है उसका जो दिशा माना गया वो ऐसे माना गया, सतह के लंबवत ऊपर की ओर। अब मान लिया जाए, देखो ध्यान दो, जो ई वेक्टर है और ये आपका एरिया वेक्टर है, ठीक है। ये जो समतल पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब है ये आपका क्या, एरिया वेक्टर है। इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। हम मान लेते हैं इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इस पृष्ठ से जो बद्ध विद्युत फ्लक्स है, जो आपने कल्पना किया है एक समान विद्युत क्षेत्र में, इस समतल पृष्ठ को आपने क्या किया, कल्पना किया है, इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल वेक्टर है दोनों का जो डॉट गुणा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स।
मतलब इसको फाई से लिखते हैं, फाई, इसे बोलते हैं फाई। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी समतल पृष्ठ की कल्पना की जाए तो वैद्युत क्षेत्र और उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा दोनों का डॉट गुणा उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स के बराबर होगा, उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स के क्या होगा, बराबर होगा। एक बार सुनिए भाई, ध्यान दीजिए इधर कि मतलब कोई भी पूछे डिफिनीशन क्या होता है, मतलब कैसा वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कैसा पृष्ठ की कल्पना की गई है, समतल पृष्ठ की कल्पना की गई है। तो इससे जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र और जो उस समतल पृष्ठ का एरिया है दोनों का डॉट गुणा किसके बराबर होगा, इससे बद्ध, इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ डेफिनेशन लिख लेंगे। यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समतल पृष्ठ की कल्पना की जाए तो उससे बद्ध, चाहे बद्ध को चाहे गुजरने वाला को, उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स फाई, विद्युत फ्लक्स फाई विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एवं पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर के डॉट गुणन के बराबर होता है। ठीक, तो मतलब क्या बोलेंगे भाई, अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें कल्पना किया जाए कैसा पृष्ठ, समतल, कैसा पृष्ठ, समतल पृष्ठ की एक कल्पना की जाए तो उस समतल पृष्ठ से जो बद्ध या गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो वैद्युत क्षेत्र और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के डॉट गुणन के बराबर होगा। अब देखो, अगर देखा जाए भाई, जो आपका परिभाषा से फार्मूला है वो फाई बराबर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं अर्थात फाई बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, इसको फार्मूला को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए भाई, यदि मान लिया जाए यदि ई वेक्टर एवं ए वेक्टर के बीच कोण थीटा है तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। भाई क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर क्या है, थीटा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। वैसे हमने ई वेक्टर और ए वेक्टर मतलब वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया है। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, इसका परिमाण हो जाएगा ये। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर क्या हो, कोई समतल सतह हो, काल्पनिक किया जाए, मतलब कल्पना किया जाए समतल सतह की, तो उससे जो पास होने वाला या जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण है, और ए क्या है, समतल सतह का जो एरिया है, और थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का क्या है, कोण है। अब देखो आगे, यदि असमान वैद्युत क्षेत्र हो, यदि असमान विद्युत क्षेत्र हो तो
जैसे मान लीजिए कोई असमान विद्युत क्षेत्र हो, या मान लो समतल सतह आपका नहीं है बल्कि वक्र पृष्ठ है, बल्कि क्या है, वक्र पृष्ठ है, या मतलब कुछ भी कंडीशन हो सकता है, चाहे इसे असमान मतलब विद्युत क्षेत्र मान लो, या मतलब ये आपका समतल पृष्ठ है ना हो करके बल्कि वक्र पृष्ठ है। जैसे मान लो कि हर जगह जो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है अलग अलग है, या ऐसा मान लिया जाए असमान विद्युत क्षेत्र अगर है तो ई वेक्टर का जो परिमाण है हर जगह अलग अलग है, दिशा हर जगह अलग अलग है, मतलब थीटा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ई का वैल्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई वक्र पृष्ठ है और मतलब कि वक्र पृष्ठ है और असमान विद्युत क्षेत्र है। कैसा है, असमान विद्युत क्षेत्र है, तो मतलब हर जगह विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, दिशा है, अलग अलग है, और हर जगह जो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, मतलब एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, वो अलग अलग है। तब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फार्मूला लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सतह को मतलब पूरे पृष्ठ को हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे। छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे। जैसे मान लो एक छोटा सा भाग यहाँ लिया गया, पूरा एरिया ए है तो हमने छोटा सा भाग माना डी ए, ठीक। तो और ऐसे यहाँ पर एक डी ए ले लेंगे, ऐसे यहाँ पर एक डी ए ले लेंगे, और ऐसे यहाँ पर एक डी ए ले लेंगे। मतलब क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ को छोटे छोटे भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, अनंत भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसके लिए क्या निकालेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मतलब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब इतना छोटा एरिया है कि हम लोग यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को एक समान मान सकते हैं। भाई आपको क्या बताया गया है, अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है और आपका जो ये सतह है वो कैसा है, समतल, तब ई वेक्टर और एरिया वेक्टर का क्या करना, डॉट गुणा करना है ना। तो हमने क्या किया, इसको इतना छोटे छोटे भागों में तोड़ा कि इसका जो प्रत्येक भाग है, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग क्या हो गया, समतल हो गया। क्या हो गया, समतल हो गया। अगर हम लोग किसी भी पॉइंट पर क्या खींचे, अविलंब खींचे, तो हर एक अविलंब का जो दिशा आएगा क्या आएगा, समान आएगा। क्या आएगा, समान आएगा। तो हम लोग इसे समतल मान सकते हैं। पूरा सतह आपका वक्र है, मतलब पूरा पृष्ठ आपका कैसा है, वक्र पृष्ठ है। लेकिन ये जो छोटा छोटा भाग है, छोटा छोटा भाग, इसे आप क्या मान सकते हो, समतल मान सकते हो। और हर एक भाग पर जो विद्युत क्षेत्र है उसे आप क्या मान सकते हो, एक समान आप मान सकते हो। तो ये वाला जो आप डेफिनेशन यहाँ पढ़े हो, पूरे पृष्ठ के लिए एक साथ लागू तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ अगर हम इसको क्या करें, अनंत भागों में तोड़ लें, तो छोटे छोटे भागों के लिए विद्युत क्षेत्र आपका एक समान हो जाएगा और ये प्रत्येक भाग आपका समतल पृष्ठ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे अलग ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो क्या मिल जाएगा, मतलब इससे गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई ई। ऐसे इसके लिए अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे। ऐसे जितनी बार आपने क्या किया, तोड़ा है, उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा और फिर सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। भाई ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको आपको क्या करना, सीधे सीधे जोड़ लेना है चिन्ह के साथ, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए जो भी कुछ आए, चिन्ह के साथ आपको क्या करना, जोड़ना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरे इस एरिया से गुजरने वाला टोटल आपका क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। ठीक, तो क्या करना है, मतलब कि आपको हर एक भाग के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। भाई यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये जो परिभाषा आपको बताया गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में कैसा सतह लिया गया है, समतल। भाई हर जगह ई और ए के बीच का एंगल क्या है, समान है, और हर जगह ई का परिमाण भी क्या है, समान है। तब जाकर के आप ई और ए का क्या किए हो, डॉट गुणा किए हो, तब आपको पूरे सतह से पास होने वाला क्या मिल गया, विद्युत फ्लक्स आपको मिल गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर जगह ई का परिमाण क्या है, अलग अलग है, हर जगह ई का दिशा अलग अलग है, हर जगह ई और ए के बीच का एंगल अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप क्या करोगे, मतलब इसको इन मतलब अनंत भाग में तोड़ोगे, और अनंत भाग में तोड़ने के बाद क्या करोगे, हर एक भाग के लिए आप अलग अलग क्या निकालोगे, विद्युत फ्लक्स आप निकालोगे। क्योंकि जब आप इसको अनंत भाग में तोड़ लोगे तो यह इतना छोटा छोटा होगा कि हर एक भाग क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, समतल हो जाएगा। और हर एक भाग पर आप वैद्युत क्षेत्र को क्या मान सकते हो, एक समान मान सकते हो।
तो आप यहाँ आसानी से ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं छोटे छोटे एरिया के लिए। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर निकालोगे और सबको क्या करोगे, जोड़ लोगे चिन्ह के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स आपको मिल जाएगा। ठीक, और इसको हम लोग को मैथ में बताया जाता है समाकलन रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, उसको ऐसे लिखेंगे फाई ई। देखो जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई से लिखते हैं, या कहीं कहीं फाई ई भी लिखा होगा ऐसे, फाई ई, फाई ई। देखो हम लोग जो फ्लक्स पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स और आगे पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। जो कहानी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं टोटली वही कहानी आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे समझाया जा रहा है, जितना कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताया जा रहा है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ वाला वहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो वो जब आपको बताया जाएगा वो आपका बहुत ही जल्दी से बता दिया जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि सब कुछ जो कहानी आपका यहाँ पर है वही कहानी वहाँ पर भी होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का समाकलन। मतलब हम क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ को अनंत भाग में तोड़ेंगे और सबके लिए क्या निकालेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और सबको जोड़ेंगे। और समाकलन का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक, अब देखिए यदि आपका बंद पृष्ठ हो, यदि क्या हो, बंद पृष्ठ हो, यदि बंद पृष्ठ हो तो आपका फाई ई मतलब बंद पृष्ठ से जो पास होने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा उसको ऐसे लिखा जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देखिए यहाँ पर जो आपका ये समाकलन का चिन्ह है, इस पर ऐसे एक सर्कल बना देना, इसे बोलते हैं बंद समाकलन। क्या बोलते हैं, बंद समाकलन। ये जो आपका फाई फाई नहीं, ये आपका कहलाता है, मतलब समाकलन के ऊपर जो ऐसे लगा दिया गया, इसे बोलते हैं बंद समाकलन, बंद समाकलन। देखिए इसको लगा देने से आपका नियम समाकलन का चेंज नहीं हो जाएगा। जो फार्मूला आप लोग पढ़ के आए हैं फार्मूला वही रहेगा, जैसा आप लोग पिछले क्लास में समाकलन किए हैं वैसा ही आपको करना है। ये सिंबल लगा देने से इतना हमें पता पड़ जाता है कि ये आपका जो पृष्ठ है कैसा है, बंद पृष्ठ है या खुला पृष्ठ है। ठीक है, और बाकी इसका जो है देखिए कोई विशेष मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए भाई, आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया गया, इसका डेफिनेशन जो बताया गया उसे आप भली भांति तैयार कर लीजिए। और बाकी जो इधर बताया गया असमान विद्युत क्षेत्र होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बंद पृष्ठ होगा तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब भी आपको समझाया गया, ये कैसे लिखा जा रहा है, इसका भी मतलब आपको समझाया गया, ये कैसा लिखा जा रहा है। ठीक, अब देखिए भाई, अगर हम लोग विद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात करें, विद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात कर लें, अगर मात्रक की बात किया जाए, देखिए फार्मूला क्या आ गया है, फाई ई बराबर आपका आ गया है ई ए कॉस थीटा। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताया गया पिछले लेक्चर में, न्यूटन पर कूलाम। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और या फिर इसको लिख सकते हो, देखो न्यूटन मीटर को आप क्या लिखते हो, जूल, तो जूल हो जाएगा, और 1 मीटर आपका बचा है, जूल मीटर पर कूलाम। तो ये हो गया आपका मात्रक। विमीय सूत्र की बात किया जाए, विमीय सूत्र की, तो जूल का क्या हो जाएगा, m/L2t-2, और ये लंबाई का मात्रक है मीटर तो इसका L हो जाएगा, और ये आवेश का मात्रक है तो 80। अब इसको सॉल्व किया जाए अगर, तो ये हो गया m, और ये L2 और L मिलके क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा, और ये आपका t जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, t-3, और ये a ऊपर जाएगा तो a-1। ठीक, तो ये हो गया विमीय सूत्र। हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। यह अदिश राशि है
मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। ठीक, अब देखो भाई ध्यान दो यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्यों पढ़ते हैं, अगर कोई पूछे तो विद्युत फ्लक्स किस बात की माप देगा? विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। मतलब फ्लक्स निकाल के आप बता सकते हो कौन से सतह से ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और कौन से सतह से कम विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक भाई, तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स के बारे में। अच्छा, आपके मन में अगर सवाल आ रहा हो कि भाई कैसे पता पड़ जा रहा है कि ये फार्मूला जो है, जो विद्युत फ्लक्स है, किसी सतह से विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप दे रहा है, मतलब इसको देख के कैसे हम लोग जान पा रहे हैं भाई ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये हमें क्या दे रहा है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप दे रहा है। तो देखिए भाई, हम लोग जो विद्युत बल रेखाओं का गुण पढ़े हुए हैं उसी से अगर हम लोग समझने का प्रयास करें कि जो ये फार्मूला आया है फाई ई बराबर ई ए काश थीटा, मतलब फाई ई बराबर क्या आया है, ई ए काश थीटा। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो फ्लक्स है वो तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल ई, कैपिटल ए और थीटा। जो आपका फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है फाई ई, ये तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है, ई, ए और थीटा। मतलब जो फार्मूला अभी अभी हम लोग पढ़े हैं ई ए कॉस थीटा, इसमें ई है, ए है, थीटा है। तो कैसे पता पड़ रहा है कि मतलब ये जो फाई ई है ये बल रेखाओं की संख्या की माप दे रहा, मतलब कि इससे पता पड़ जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा बल रेखाएं गुजर रही हैं और कहाँ से कम बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो जैसे अगर बात किया जाए, मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है, ये कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर है, ये देखिए भाई, क्रॉस का मतलब होता है कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर, ऐसे दिशा ऐसे है अंदर की ओर। ठीक, अब अच्छा इसमें कोई अगर हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींचे, ये काल्पनिक पृष्ठ है। अच्छा बताइए भाई, इसमें से जो गुजरने वाले रेखाओं की संख्या है कितनी है, 6। इसमें से जो गुजरने वाले रेखाओं की संख्या कितनी है, 6 है। तो अच्छा मान लो अगर मैं इसके एरिया को फिक्स रखूं, इसके एरिया को क्या रखूं, फिक्स, लेकिन मैं कैपिटल ई को बढ़ा रहा हूं, कैपिटल ई को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो हम लोग विद्युत बल रेखाओं की सहायता से कैसे पता लगाते हैं कि कैपिटल ई ज़्यादा कहाँ है, कैपिटल ई कम कहाँ है। तो बताया गया था कि जहाँ पर बल रेखाएं पास पास होंगी, बल रेखाएं पास पास होंगी, वहाँ पर कैपिटल ई का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ई का परिमाण बढ़ाएंगे तो ये बल रेखाएं पास पास हो जाएंगी, मतलब पास पास हो जाएंगे, और बल रेखाएं हमें बनानी पड़ेंगी क्योंकि पहले से क्या हो गया, प्रबल हो गया। भाई अगर मैं मान लेता हूँ ई को क्या कर देता हूँ, 2e, ई को क्या कर देता हूँ, 2e कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बल रेखाओं की संख्या को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब आप देख रहे हैं पहले 6 बल रेखाएं गुजर रही थी, अब यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5, मतलब कि अब ज़्यादा बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो मतलब कि जो बल रेखाओं की संख्या है, किसी सतह से पास होने वाले जो बल रेखाओं की संख्या है वो कैपिटल ई पर डिपेंड करती है, कैपिटल ई पर डिपेंड करती है। ई का मान ज़्यादा होगा तो किसी फिक्स एरिया से गुजरने वाला जो फ्लक्स रेखाओं की संख्या होगी या बल रेखाओं की संख्या होगी वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। ठीक, तो मतलब यहाँ से समझ में आ गया कि हाँ भाई बल रेखाओं की संख्या ई पर कैसे डिपेंड करता है।
अगर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा होगा, कम करेंगे तो कम होगा। इसका मतलब बल रेखाओं की संख्या ई पर डिपेंड करती है। फिर इसके बाद देखो भाई, अगर मैं मान लो ई को फिक्स कर दूँ, ई को क्या करूँ, फिक्स कर दूँ, एरिया को बढ़ाऊँ, किसको बढ़ाऊँ, एरिया को। मैं एरिया को बढ़ा लेता हूँ, एरिया को बढ़ा लेता हूँ। चलो मैंने इसको क्या किया, बढ़ा लिया एरिया को। अब बताओ, ये सब बल रेखाएं उसमें से होकर नहीं गुजर रही थी, लेकिन अब ये भी क्या कर रही हैं, उसमें से होकर गुजर रही हैं। तो मतलब अगर एरिया को बढ़ाओगे किसी फिक्स वैद्युत क्षेत्र में, अगर आप एरिया को क्या करोगे, बढ़ा दोगे, तो उसमें से पास होने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। घटा दोगे घट जाएगी, घटा दोगे घट जाएगी। इसका मतलब किसी सतह से जो पास होने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसके एरिया पर भी डिपेंड करती है, उसके एरिया पर भी डिपेंड करती है। और देखो भाई, अगर देखा जाए यहाँ पे, ये आपका कोई पृष्ठ है, अगर हम लोग वैद्युत बल रेखाएं ऐसे खींचे, ऐसे, तो देखा जाए यहाँ इस एरिया से जो पास होने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 0 है भाई। इसके तल में है, देखो ध्यान दो, अगर यहाँ से देखा जाए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ये ऊपर की ओर मैंने मान लिया है ये, और ये मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो उसके तल में है। वैद्युत क्षेत्र इसके तल में है कि नहीं है, मतलब इस सतह के तल में है, इस सतह में है भाई, जो आपका सर्कल दिया गया इसके सतह में है वैद्युत क्षेत्र। तो मतलब क्या ये बल रेखाएं इसको पार कर रही हैं, नहीं। तो मतलब कि वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं उसकी संख्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ये जो सतह आपका है माना गया है, मतलब जो काल्पनिक पृष्ठ आपका माना गया है वो वैद्युत क्षेत्र में कैसे माना गया है, लंबवत माना गया है, समांतर माना गया है, कैसे माना गया, मतलब कि एंगल पर भी डिपेंड करेगा, एंगल पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो मतलब जो बल रेखाओं की संख्या है, किसी पृष्ठ से पास होने वाले बल रेखाओं की जो संख्या है, 3 बातों पर डिपेंड कर रही है, ई ए थीटा पर, ई ए थीटा पर। और वो सारी की सारी चीज़ें इस फार्मूले में है। तो इसका मतलब ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप देगा। ये क्या देगा, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप देगा। ठीक, तो आपका ये हो गया वैद्युत फ्लक्स, और ये आपको बता दिया गया कि ये कैसे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप देगा। ठीक, तो आगे हम लोग अगर बात करें कुछ स्पेशल केस की, जिस पे न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग बात करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग बात करेंगे। देखिए, सारे के सारे जो केस हैं उसमें हम लोग को वैद्युत क्षेत्र कैसा मानना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो बताइए भाई, पहला केस हम लोग देखते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ है क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के कैसे हो, लंबवत हो। देखिए कुछ ऐसा, जैसे मान लो ये आपका एक समतल पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, देखो ऐसे एकदम बिल्कुल लंबवत है। तो बताओ यहाँ थीटा क्या लेंगे भाई, यहाँ पर थीटा क्या लेंगे, ये वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ई है और इसका परिमाण ए, एरिया, सॉरी ये वेक्टर, ये देखिए इसका जो एरिया है इसका एरिया ए है, परिमाण ए है, और दिशा इधर होगा, इधर हम ऊपर की ओर मान ले रहे हैं, एन कैप ऊपर की ओर, ये दिशा बता रहा है एकांक सदिश एरिया वेक्टर की दिशा में, दिशा ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, एंगल हम लोग कहाँ से नापे थे, सतह से नहीं नापे थे, एंगल हम लोग सतह पर खींचे गए अविलंब से, मतलब एरिया वेक्टर से। अरे यार, एरिया वेक्टर की दिशा और ई वेक्टर का जो दिशा है उसके बीच का एंगल है थीटा ना, जो फाई ई बराबर ई काश थीटा होता है, थीटा किसके बीच का एंगल है, ई वेक्टर और ए वेक्टर, ई वेक्टर और ए वेक्टर। तो हमें एंगल कहाँ से नापना है, यहाँ से, एन कैप की दिशा से, एन कैप की दिशा से, और ई वेक्टर की
दिशा से, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। तो देखो दोनों समान दिशा में है कि नहीं है, दोनों समान दिशा में है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो मतलब जब भी आपका सवाल में इस टाइप का केस देगा कि मतलब वैद्युत क्षेत्र में जो पृष्ठ आपका माना गया है वो कैसे माना गया, लंबवत माना गया, पृष्ठ के लंबवत माना गया है। वैद्युत क्षेत्र आपका जो माना गया है पृष्ठ के लंबवत माना गया है, या फिर कह दे कि वैद्युत क्षेत्र में जो पृष्ठ है वो क्षेत्र के लंबवत है, मतलब दोनों क्या है, लंबवत है, पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र। तो थीटा क्या मानना पड़ेगा 0। तो आपका फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए। ठीक, और देखो भाई सेकंड कंडीशन, यदि विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ क्षेत्र के समांतर हो, क्षेत्र के समांतर हो, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन है, जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ आपका माना गया है और वो वैद्युत क्षेत्र में देखो ऐसे है, तो बताओ भाई थीटा यहाँ पे कितना मानेंगे, थीटा यहाँ पे क्या मानेंगे, थीटा यहाँ पे मानेंगे 90। कैसे, अरे भाई एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप या तो ऊपर की ओर मानोगे और या तो इसके लंबवत नीचे की ओर। तो अगर ये आपका क्या है एरिया वेक्टर है और ये आपका वैद्युत क्षेत्र वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90, और फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है 0, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए cos 90, और cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मतलब आप वैसे भी देख रहे हो इस सतह से पास होने वाली जो बल रेखाओं की संख्या वो क्या है 0 है, चाहे लॉजिक से आप बताओ चाहे फार्मूले से आप बताओ। तो मतलब है आपको ध्यान देना है, इन दोनों केस में कन्फ्यूजन हो सकता है कि लंबवत कहा गया है तो लड़के ध्यान नहीं देते इस बात को, यहाँ पे थीटा क्या लेते हैं 90, और यहाँ पे समांतर कहा गया है तो थीटा क्या ले लेते हैं 0। आपको ध्यान देना है जो आपको बताया गया एंगल कहाँ से नापेंगे, सतह से नहीं, हम लोग सतह पर खींचे गए अभिलंब से। इसीलिए अगर वैद्युत क्षेत्र में जो आपका सतह है वो क्षेत्र के लंबवत हो तो समझ जाना थीटा कितना लेना 0। अगर वैद्युत क्षेत्र में आपका जो पृष्ठ है वो क्षेत्र के समांतर है, कुछ ऐसा है, तो थीटा आपको कितना लेना 90 लेना है। ठीक है, यहाँ पर गलती करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, और देखो भाई आगे बात किया जाए, चलो जैसे मान लिया जाए ये एक एग्जाम्पल है, जैसे ये मान लीजिए एक सर्कल दे दिया है और इसका रेडियस दे दिया है r, इसका रेडियस कितना दिया है r। अब मान लो ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसका जो परिमाण है वो है E0, इसका परिमाण क्या दिया है E0 दे दिया है। हमको बताना क्या है फाई ई बताना है, फाई ई, और ये एंगल कितना दे दिया 30 डिग्री दे दिया है, कितना दे दिया 30 डिग्री हमको दे दिया है, मतलब कि ये जो एंगल दिया कितना दिया 30 डिग्री आपको दे दिया है। हमें इससे पास होने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम लोग को फार्मूला क्या बताया गया भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो फाई ई बराबर क्या लगाओगे ई ए कॉस थीटा। अच्छा ई का परिमाण क्या है E0, E0 हो गया, और एरिया का परिमाण कैसे निकालेंगे भाई, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा, थीटा ध्यान देना है, थीटा कहाँ से नापना है आपको अभिलंब से, थीटा कितना नापना है मतलब कहाँ से नापना है अभिलंब से। तो ये एंगल आपको जो दिया ना अभिलंब से नहीं दिया गया बल्कि सतह से दिया गया, कहाँ से दिया गया सतह से। तो अभिलंब तो आपका ये है, ये है अभिलंब। तो अगर ये एंगल कितना है 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना बच्चा 60 है, तो यहाँ पे आपको कितना लेना पड़ेगा 60 लेना पड़ेगा। तो आपका हो गया E0 पाई आर स्क्वायर और का 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है
कि एंगल हमेशा कहाँ से नापा जाएगा, अविलंब से, पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब से नापा जाएगा। तो ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स पर आधारित पहला न्यूमेरिकल। और देखते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स पर आधारित न्यूमेरिकल और कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लो ये क्या है आपका, मान लो एक वर्ग है और प्रत्येक वर्ग का जो साइड है, मतलब वर्ग का जो प्रत्येक साइड है वो ए है। इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी गई, ए दी गई है। अब मान लो इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ऐसे मान लिया गया, ठीक। इसका परिमाण क्या है, ए नॉट, इसका परिमाण है ए नॉट। और ये एंगल आपको दे दिया यहाँ से, ये एंगल आपको दे दिया है 60 डिग्री। ये एंगल कितना दे दिया, 60 डिग्री आपको दे दिया है। तो आपको क्या बताना है, इससे पास होने वाले विद्युत फ्लक्स को बताना है, इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को बताना है। तो देखो भाई, फिर यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, पिछले सवाल की तरह आप लोग यहाँ भी सोच रहे होंगे कि ये 60 दिया है तो हम लोग एंगल कहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे, तो ये कितना होगा, 30 होगा। ऐसा नहीं है, आपको ध्यान देना है कि ये जो आप लाइन खींच रहे हो ये तो इसके तल में ही है। देखो ये तो वर्ग के तल में है, तो इसमें और इसमें देखो अंतर क्या है, ये भी तल में है और ये भी तल में है। एंगल हमें अविलंब से नापना, अविलंब मतलब ये देखो ये तो अगर अविलंब से हम लोग एंगल नापेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90। ई और ए के बीच का एंगल क्या आएगा, 90 आएगा। और जब थीटा बराबर क्या होगा, 90 होगा, तो फाई ई बराबर क्या होगा, 0 होगा। पहले ही बता दिया गया केस में, अभी इसके पहले कराया गया था। ध्यान देना, ऐसे सवाल को देख करके जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ आप लोग जल्दबाजी करेंगे सवाल आपका गलत हो जाएगा। और है सवाल आसान। और देखो भाई, और जैसे मान लो आपको दे देगा विद्युत क्षेत्र वेक्टर दे देगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन पर कूलम, और एरिया वेक्टर मान लो दे देगा, एरिया वेक्टर आपको दे देगा मान लो i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप मीटर स्क्वायर। मतलब आपको सवाल में क्या देगा, विद्युत क्षेत्र देगा और एरिया वेक्टर आपको देगा, क्षेत्रफल वेक्टर आपको देगा। अब पूछ रहा है इस एरिया वेक्टर से जो पास होने वाला कुल फ्लक्स है फाई ई कितना होगा। तो हमने क्या बताया था भाई, फाई ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब डॉट गुणा करना आपको आता है, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो ये 2 का गुणा 1 में होगा कितना हो जाएगा, 2। और 4 का गुणा 2 में होगा कितना हो जाएगा, 8। तो -8 हो जाएगा। ये -3 चौक 12 -12। और यहाँ मात्रक आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, विद्युत फ्लक्स आपको मिल जाएगा। और ध्यान दीजिए भाई, और देखिए, अच्छा जैसे मान लो आपको एक वर्ग दिया है, वर्ग, ठीक, प्रत्येक भुजा की लंबाई a दिया है और यहाँ पर एक आवेश दे दिया q, कोने पर, वर्ग के कोने पर एक आवेश दे दिया q, और कह रहा कि वर्ग के सतह से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स बताइए फाई ई। ठीक, तो कैसे लगाएंगे, अब आपको ध्यान देना भाई, आपको फाई ई बराबर क्या जानते हैं, मालूम बताया, मतलब आपको फाई ई बताया गया ई ए cos थीटा। तो ई का परिमाण मालूम है, नहीं मालूम है, ई का परिमाण
नहीं मालूम है। एरिया हाँ मालूम है। एंगल, एंगल देख लिया जाए। तो जैसे हमने क्या बताया था, अगर एकल धन आवेश होगा तो बल रेखाएं ऐसे ही तो गुजरेंगी सॉरी, बल रेखाएं ऐसे ऐसे ही तो धन आवेश से प्रारंभ होगी और अनंत पे जाके क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो भी बल रेखाएं इस सतह से गुजर रही हैं, इस सतह से, मतलब ऐसे भी गुजरेंगे, ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी गुजरेंगे, ऐसे भी गुजरेंगे, लेकिन जो बल रेखाएं इसके सतह से गुजरेंगी वो सारी की सारी बल रेखाएं इसके तल में होंगी। सारी की सारी बल रेखाएं क्या होंगी, इसके तल में होंगी। तो अगर इसके तल में होंगी तो अगर मैं एरिया वेक्टर खींचूंगा ये तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो जब थीटा 90 है तो सीधा सीधा क्या लिखना है, 0। क्या लिखना है, 0 हो जाएगा। तो फाई ए कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सारी की सारी बल रेखाएं जो धन आवेश से शुरू हो रही हैं अनंत पे जाके ख़त्म हो रही हैं, वो सारी की सारी बल रेखाएं इसके क्या हैं, समांतर है, मतलब इसके तल के समांतर है। ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ से ऐसे भी गुजरेंगे, लेकिन मैं इसमें से जो पास होने वाले, इसमें से जो पास, इस एरिया से जो पास होने वाले रेखाओं की बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी बल रेखाएं क्या होंगी, इसके तल में होंगी। मतलब कि जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, इस एरिया पर जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए अगर बात किया जाए, जो यहाँ पर यहाँ से पास होने वाले वैद्युत बल रेखाओं की बात किया जा रहा है उसकी खाली, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो एरिया वेक्टर के लंबवत है। ठीक, तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए और भी आगे हम लोग कुछ सवाल करेंगे अगले लेक्चर में, और फिर उसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा गॉस का थ्योरम। तो अगले लेक्चर में हम लोग गॉस का थ्योरम पढ़ेंगे और इस पे आधारित कुछ सवाल पढ़ेंगे। और ध्यान देना है कि अगला टॉपिक जो हम लोग का रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, गॉस का थ्योरम। तो इस लेक्चर को अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तभी आप लोग को गॉस का थ्योरम समझ में आएगा, और नहीं तो आपको गॉस का थ्योरम समझ में नहीं आएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।